खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार बुखारी साहब, SAPM हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, और ऑफ कोर्स इमरान खान साहब के पुराने दोस्त भी हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। जुल्फ़ी बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से ही रख दूंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अब पाकिस्तान वापस लेकर आना शुरू कर रहे हैं, फ़्लाइट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप बड़े अरसे से तगोदो कर रहे थे कि इनके हवाले से कोई काम किया जाए, लेकिन इसको तनकीद का निशाना भी बड़ा बनाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान लाएंगे तो यहाँ तो कोरोना फैल जाएगा, मसला पहले ही हाथ से बाहर है और ज़्यादा हाथ से बाहर चला जाएगा। इस तनकीद को आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं ज़रा पहले से शुरू करता हूँ कि जब चाइना के स्टूडेंट्स थे, जब हमारे स्टूडेंट्स चाइना में थे तो वहाँ एक डिफरेंट स्टांस PM साहब ने, गवर्नमेंट ने, हमने लिया हुआ था कि अभी तक इस पैंडेमिक का हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो चाइना ने ख़ुद उनको वहाँ हमें दरख्वास्त की थी कि उनको यहीं रहने दें और हम अपने जैसे का ख्याल रखेंगे वगैरह। और अब हमने उस वक्त भी उनके वालिदैन की गालियाँ भी थी, मतलब वो खफा थे हमसे। आपकी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप पे हमला भी हो गया था। हमला तो नहीं, लेकिन वो बेचारे सब नाराज़ थे, उनको ऑब्वियसली तकलीफ़ में थे। और फिर कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको हर हफ्ते मिले, जो आपने वो देखा था, वो उनका पहला आउटबर्स्ट था। लेकिन उसके बाद भी हम उनको हर हफ्ते मिलते रहे, और फिर जब कोर्ट का ऑर्डर भी ख़त्म हुआ हम हर हफ्ते मिलते रहे। और अभी जब उनके स्टूडेंट्स वापस भी आ गए थे या आने वाले थे 1-2 दिन पहले, फिर भी मैं उनसे मिला, और उस दिन से लेके उस दिन तक उनने फिर शुक्रिया अदा किया कि जी आपने हमारे बच्चों को वहाँ रखा और वो आपका बिल्कुल सही डिसीजन था। ज़ाहिरी बात है, अपने बच्चों को मिस तो कर रहे थे वापस आने की, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक पॉलिसी उस वक्त, क्योंकि वहाँ एक अलग पॉलिसी, नया कोरोना फैला था, सब देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है। अब 3-4 महीने हो गए, आपके पास 1 लाख पाकिस्तानी, जिसमें से मेजॉरिटी ज़्यादातर लेबर है, वो उसमें से कुछ 40,000 ऐसा लेबर है जो नौकरी से निकाला गया है। राइट। अब वो 1 महीना शायद अपनी सेविंग्स पे रह सके, 2 महीना, 3 माह हो गए हैं, कई के लिए 4 माह हो गए हैं, बल्कि कई के लिए, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सऊदी अरेबिया में कुछ 10,000 लोग हैं जिनकी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। उनमें से 5,100 ऐसे लोग हैं हमारे लेबर जिनकी नौकरियां वहाँ कोरोना से पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन क्योंकि एयर स्पेस बंद हो गई थी, वो वहाँ फंस गए थे। तो आप सोचें कि उन पे क्या गुजर रही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस आना चाहते हैं, यहाँ देखते हैं कि 94-95% स्प्रेड फैला हुआ है, कोई स्टैट्स 96% कहते हैं, और हम कह रहे हैं कि जी वो 4 से 6% जो है वो ना आए। ठीक है। वो ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास रहने की जगह है, ना उनके पास राशन है, लेकिन इन्हें उनको वहीं रहने दें। ये एक अलग सिचुएशन थी। तो हम चाह रहे थे कि सारे सूबे इस पे एग्री करें, जो उन्हें कर दिया। और फिर अल्टीमेटली आई थिंक हम सबको प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें एक ह्यूमेन डिसीजन कैबिनेट में लिया कि जल्द से जल्द मेरा लेबर जो अपने फैमिली से दूर, अपने ख़ानदान से दूर पैसे यहाँ हर साल भेजता है, 23 बिलियन आपकी पिछले साल की रेमिटेंसेस, लेबर बाहर जाता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, एम्बेसडर है पाकिस्तान का, उसको आप वापस नहीं लेके आ रहे। राइट। अच्छा, अब ये जो फ्लाइट्स आपकी इंसिस्टेंस पे खुल रही हैं, वजीर आजम साहब भी मान गए हैं, इन फ्लाइट्स के खुलने से क्या और कैसे जो मुश्किलात ओवरसीज पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं वो कम हो पाएंगी? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सऊदी अरेबिया, हम भेज रहे थे कुछ 25 फ्लाइट्स हफ्ते की, फॉर एग्जांपल 25 फ्लाइट्स में 250 पैसेंजर्स कर लें, उसमें से आपका कुछ 3-4 हज़ार बंदा बनता है। फिर आप देखते हैं कि 50,000 या 70,000 वहाँ बंदा अगर फंसा हुआ हो, तो वो देखे कि हफ्ते में सिर्फ 3 से 6,000 बंदा बाहर वापस जा रहा हो। जाहिर बात है कि बाकी वीडियो बनाएंगे कि मेरा नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं था, मेरे जो 3 महीने हो गए, 7 वाला कहेगा मुझे 4 महीने हो गए, 7 वाला कहेगा मुझे 5 महीने हो गए। तो उनको जल्द से जल्द, जो PM साहब का हुक्म है, उनको वापस लेके आने के लिए हमें फ़्लाइट्स खोलनी पड़ेंगी। लेकिन वो भी जो 100% हमारी कैपेसिटी है इनबाउंड फ़्लाइट्स की, हम सिर्फ 25% पे उसको लेके जा रहे हैं, PI की फ़्लाइट्स भी और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी, कि 25% हम खोलें और लगभग 250-300 बंदा 300 फ़्लाइट्स आएँ वापस पाकिस्तान हर हफ्ते। और उसमें तादाद मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये रहे तो मैं 2 से ज़्यादा 3 हफ्तों में लेबर का जो इशू है, जो फंसे हुए हैं सऊदी अरेबिया, कतर, UAE में, उनको मैं हल कर सकता हूँ 2 से 3 हफ्तों में। अच्छा, इस
काम में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? यानी इट टुक टाइम जब से आपने ये बात वजीर आजम साहब के सामने रखना शुरू की, बिकॉज मुझे याद है मेरी आपसे बहुत अरसे पहले बात हुई थी एंड यू सेड के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वहां फंसे हुए हैं, तो इतना वक्त क्यों लगा जब आपने ये बात वजीर आजम साहब के सामने रखी और अब जब फ्लाइट्स ओपन हुई हैं और ये तमाम लोग जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान में, जो कि एक बड़ा जरिया है पाकिस्तान के कमाई का फॉरेन करेंसी के अंदर, इनका मसला सॉल्व होने के अंदर इतना टाइम क्यों लगा? What was the one thing that stopped? पहले चीज तो ये कि वो रेमिटेंसेस ना भी भेजें, वो पाकिस्तानी है Obviously, of course. ठीक है, और वो फंसे हुए हैं बुरे हालात में, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल उनके हालात कई जगहों पे बहुत ख़राब है। तो वो पैसे ना भी भेजते हों तो फिर भी उनको ये उनका ही मुल्क है। जो रुकावट की बात नहीं थी, बात ये थी कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। NCC है, NCOC है, Right. और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से NCC और NCOC ने पूरे कोरोना की सिचुएशन को हैंडल किए। हमने जब फ़्लाइट खोली, हमने 2000 बंदा हफ्ते पे हम लेके, हर 10 दिन हम 2000 बंदा लेके आ रहे थे। फिर हम इसको लेके गए 6500 पे, क्योंकि हम भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे। यहाँ पैसेंजर आता था, उसकी PCR टेस्टिंग होती थी, वहाँ से वो क्वारंटीन लेके जाते थे और फिर वहाँ 14 दिन, 7 दिन और फिर हम उनको 3 दिन पे ले गए। और उसके साथ ही हम कैपेसिटी बिल्ड करते गए 2000 से 6500 से 10,000 तक और फिर 18,000 तक तकरीबन हम ले गए। बात ये कि 18,000 के बाद या 16,000 के बाद जो हम लोग लेके आए हैं, उनको हम सबको PCR हम टेस्टिंग नहीं कर सकते। स्केलेबिलिटी इसमें है ही नहीं, किसी मुल्क में नहीं है। सिर्फ कोई 3 मुल्क है पूरी दुनिया में जो इनबाउंड पैसेंजर्स जो आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, और तो कोई मुल्क है नहीं। आपके ऊपर एक बड़ा इल्जाम तो ये लग रहा है ना कि देखें आप पाकिस्तानी लेकर आते जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ला रहे हैं, फ्लाइट्स धड़ाधड़ आएंगी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो कि कोरोना पॉजिटिव भी होंगे और बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो कि फ्लाइट पर चढ़ने से पहले नहीं होंगे, लेकिन व्हेन दे बोर्ड द फ्लाइट तो उसके अंदर किसी ना किसी कोरोना वाले शख्स से उनका इंटरेक्शन होगा और उनको कोरोना वायरस हो चुका होगा, और आप उनको इधर लाएंगे और एकदम से खुला छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ी तनकीद हो रही है। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर आप उन तमाम अफराद का PCR टेस्ट कर पाएं? क्या हमारी कैपेसिटी इस तरह बिल्ड हो ही नहीं सकती? इम्पॉसिबिलिटी के अंदर है ये बात। देखें, पहली बात तो ये है कि लेट्स स्पीक फैक्चुअली। फैक्चुअली एक फ़्लाइट पे अगर आपके पास कोरोना नहीं है, फ़्लाइट पे चढ़ के आपको कोरोना होना एक बहुत कम परसेंटेज है, बहुत ही कम। और जो हवाई जहाज़ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है एक्चुअली वो बहुत बेहतर है कोरोना को ना मिल। लेकिन वो कनाडा से जो फ्लाइट आई थी उसके अंदर हम लोगों ने कई ऐसे केसेस देखे थे। देखिए, कनाडा पहले नेगेटिव था लेकिन फ्लाइट के बाद पॉजिटिव था। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि ऐसा कुछ है। फ्लाइट पे कोरोना मिलना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मतलब यू हैव टू बी वेरी अनलकी कि ये हो। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ कनाडा से नहीं, कई जगहों से, क्योंकि वहाँ जब लेबर कैंप में आप रहते हैं वो भी एक कॉम्पाउंड होता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो स्प्रेड होता है। तो टेस्टिंग आप कोरोना पॉजिटिव शायद हो, लेकिन जब आपके पास सिम्टम्स कोई नहीं होते, तो जब उनकी थर्मल टेस्टिंग होती है, जब वो फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो जब वो यहाँ आते हैं PCR टेस्टिंग करते थे तो पॉजिटिव निकल आते थे। तो ये एक है, लेकिन वो एवरेज क्या है, वो परसेंटेज क्या है? 4%। राइट। आप मुझे कह रही हैं कि हम इस 4% के बारे में फिक्र करें कि ये आके खुले छूट जाएंगे, जो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं उनको ट्रैक एंड ट्रेस पे हम लेके आएंगे। 14 दिन की ये सेल्फ क्वारंटीन इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये करें, और हम उनको ट्रैक और ट्रेस पे लेके आएंगे। जियो फेंसिंग के थ्रू हम इनको करेंगे। एक ऐप बना रहे हैं कि आपको बोर्ड करने से पहले ये ऐप आप पूरा फिल करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, हम आपको ट्रैक करेंगे, जब आपकी लोकेशन नजर आए कि आप निकल जाएंगे आपको कॉल आएगी। तो ये इसका करने का मकसद ये है कि हम स्केलेबिलिटी लेके आएं। जो आपकी बात है कि हमारे पास कैपेसिटी है या नहीं, दुनिया के किसी मुल्क के पास कैपेसिटी नहीं है। तो ये हमारी बात नहीं है। जो मुल्क ये कर रहे हैं, थाईलैंड हो गया और मलेशिया हो गया, उनके पास नंबर्स बहुत कम है अंदर आने, जो लोग अंदर आ रहे हैं, और वो टूरिस्ट वगैरह को तो आने ही नहीं दे रहे। तो वहाँ तो वैसे ही कोई उनके एक्सपैट्स इतने कोई ज़्यादा नहीं है, तो उनका नंबर बहुत कम है। स्केलेबिलिटी में अमेरिका ले लें, UK ले लें, इटली ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, कोई ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग करें। मैं तो बल्कि एक लिहाज से इससे पहले दिन से इसके अगेंस्ट था, एक तरीके से अगेंस्ट इन द सेंस कि मेरी थ्योरी थी, लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और उसको हमने ग्रेजुअली बिल्ड अप करके हम यहाँ इस पे ले आए। और इस पे मेरे पे अगर इल्ज़ाम लगे 100 दफ़ा लगे, लेकिन मैं
इस सीट पे ना बैठना चाहूँ अगर मैं अपना काम ही ना कर सकूँ, और अगर पाकिस्तानियों को अपने मुल्क वापस आने के लिए इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि शरीय रहमान साहिबा बिलावल हाउस में बैठ के एसी में बैठ के उनको तकलीफ़ हो रही है कि यार 96% स्प्रेड है कराची में, और ये अगर बेचारा मजदूर आ जाए सऊदी अरेबिया से तो शायद मुझे भी कोरोना हो जाए, तो आई डोंट केयर अबाउट हर, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। आपके चांसेस अगर आप फैक्चुअली बात करें, हकीकत पे हकायक अगर आप लेके आए, तो ज्यादा चांसेस हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ हैं जो कोरोना से बचे हुए हैं, आप लोग उनको दे देंगे। तो ओवरसीज को तो आप लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, मेरे से तो नहीं, लेकिन इन जनरल आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी चली बीच में कि देखिए वजीर आजम साहब जो हैं वो गरीबों का ख्याल रखने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि माशी तौर पर उन लोगों के पास और कोई तरीकाकार नहीं है इसके अलावा कि हम मईशत को खोल दें और कारोबार करने दें SOPs के फॉलो करते हुए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ना हम जाने बचा पाए ना हम मईशत बचा पाए। आप इस हाइपोथेसिस या इस कमेंट को किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसा कमेंट है जो एक और कमेंट भी आई थिंक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया था, और मैं पहले तो ये कह दूँ मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि इसमें हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। तो मैं कोई तनकीद गवर्नमेंट्स पे प्रोविंसेस पे नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने एक सवाल पूछा है तो इस कमेंट के हवाले से ये वैसे ही कमेंट है कि जी इकोनॉमी तो बन सकती है, बाद में जान नहीं वापस आ सकती। अल्लाह के बंदे, इंडिया ने इस पूरे रीजन का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। 25 मार्च को उनका नंबर कुछ 650 था। लॉकडाउन करने के बाद 1 जून को उनका नंबर कुछ 2 लाख के करीब हो गया। और अगर आप वेरिएंट देखें, कर्व देखें, तो हमारे से ज़्यादा था। हम तो खुले हुए थे, वो तो बंद थे, बल्कि पूरी रीजन में उनका सबसे हाईएस्ट था, और वो लॉकडाउन में थे। एक मजदूर की ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री में होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है, इसमें तो अपने घर में। सही। तो लॉकडाउन का कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है। इसलिए पीएम की कांस्टेंट, मैं रिपीट करता हूं, कांस्टेंट और कंसिस्टेंट मैसेजिंग की वजह से मैं समझता हूं पाकिस्तान अब तक फिर भी बचा हुआ है। लेकिन हमें बिल्कुल जो पीएम साहब कह रहे हैं कि हमें अभी अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। जिस तरीके से लोग समझते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया है नहीं, ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं तो वो हमारी गलती है, एज अ कौम, बतौर कौम हमारी गलती है। तो इसलिए अब हमारे पास आगे वाला महीना जो जून और जुलाई का बड़ा मुश्किल महीना है। इसमें या तो केसेस 7 लाख हो सकते हैं या 12 लाख हो सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा हमारे अपने सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर्स लेना। इसमें लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन आपको उस चीज से नहीं बचाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस चीज से बचाएगी। मैं ये मैसेजिंग की तरफ जरूर आऊंगी, क्योंकि ये मैसेजिंग के ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। एंड I'll make use of you being present here, ताकि आपको ये भी समझा जाता है कि आप वजीर आजम साहब के बहुत करीब हैं, तो आपसे तमाम सवालात मेरी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में कर दिए जाए। लेकिन एक और चीज़ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हवाले से कही जाती रही कि उनको जो मसले मसाइल थे वो इस कदर बढ़ गए थे कि कई लोगों को तो एम्बेसीज की मदद लेनी पड़ी। कुछ केसेस ज़ाती तौर पर भी मेरे सामने आए जिसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री ने और पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी बाहर, उन्होंने मदद की, और जो स्पेशल फ़्लाइट्स थी किसी ज़माने में, उनसे पाकिस्तानियों को वापस लेकर आए। ये जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे, इस दौरानिए के अंदर सबसे ज़्यादा किस मसले का जिक्र आपसे करते रहे? क्योंकि आप बराह रास्त भी उनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। देखिए, जितना आई थिंक उतना मैंने तो एक शो भी करता हूँ हर रात, और खुली कॉल्स होती हैं, चाहे वो गालियाँ दें चाहे वो ना करें, ये मेरा काम है। देखें, वो तादाद इतनी नंबर में थी कि एम्बेसीज भी घबरा गई, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। आप मिनिस्ट्री भी देख ले, हमारे पास कितने CWAs हैं UAE में, 3 बंदे, बल्कि एक वापस भी बीच में आ गया, 2 बंदे, और एम्बेसी का स्टाफ 1 लाख बंदे को कैसे हैंडल करेगा? मुमकिन ही नहीं है। और वो भी टिकटिंग भी करें, लिस्टें भी ना बनाएं, ये वो हर चीज़ मुमकिन ही नहीं था। ज़ाहिरी बात है तनकीद उस पर आनी थी, कोलैप्स सिस्टम होना था। लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि हमने पूरी कोशिश की कि ओवरसीज़ का जो डायस्पोरा है, जो PM साहब के बिल्कुल लॉयलिस्ट कंस्टिट्यूंसी है ओवरसीज़, उनको हमने टैप किया। उनने कुछ 20,000 फैमिलीज़ को राशन पहुँचाया अपने ख़र्चे पे। हर फ्लाइट पे कुछ
20% लोग फ्री टिकटिंग, चाहे वो डायस्पोरा प्रोवाइड कर रही थी, चाहे एम्बेसी प्रोवाइड कर रही थी। चाइना के टिकट्स मेरी मिनिस्ट्री ने आधे पैसे दिए, आधे पैसे मोफा ने दिए कि उनके टिकट्स के प्राइसेस लो हों, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, सबसे पहले वो लॉकडाउन में गए थे और बड़े मुश्किल हालात में रहे थे, तो हमने उनके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बहुत बड़ा था। तो इसलिए जो इस कैबिनेट मीटिंग में जो मैंने बोला था कि देखें अब हालात ऐसे हैं कि एक बंदे ने आपके नाम के पीछे, पीएम के गुडविल के पीछे, गवर्नमेंट की गुडविल के पीछे 3 महीने सफ़र किया है, लेकिन बर्दाश्त किए, उनके बर्दाश्त को और ना टेस्ट करें और उनको वापस आने दें। तो मेन मसले उनके ये थे कि रहने की जगह, लिस्ट पे आना, लिस्ट पे रजिस्टर कर देते थे, 3-3 महीने कॉल नहीं आ रही थी, नहीं जा रही थी, कोई फ्लाइट्स नहीं थी, ये नहीं कि कोई सफारिश या ये वो, फ्लाइट्स ही नहीं थी। जिनकी भी अगर किसी ने रिक्वेस्ट की, वो तो एक एमएनए आएगा कि मेरे 6 गरीब हैं मेरे जगह के, हाँ, तो मुराद सईद के कितने कंस्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं जो वहाँ बाहर काम करते हैं। मुराद सईद ने कोई कभी अपने आपके कज़न का या कोई ऐसे तो नहीं किया वापस आने के लिए, उन्होंने अपने गरीबों के लिए किया। राइट। तो ये सारी चीज़ें, एक जाहिर बात है वो आउट ऑफ हैंड वहाँ हो रही थी, वीडियोस बन रही थी, दुबई में पीआईए अपना ऑफिस नहीं खोल सकता था क्योंकि लॉकडाउन है पीआईए में, यूएई में सिर्फ 10 सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप निकल सकते हैं, तो राशन प्रोवाइड करने का भी बहुत लिमिटेड टाइम था। तो इसलिए इससे मैं ओवरसीज़ डायस्पोरा को जो कमिटीज़ हमने मेरी मिनिस्ट्री ने हर एक मुल्क में मेन जो जहाँ डायस्पोरा है हमारा, जहाँ बल्क है, उसमें हमने कमिटीज़ बनाई थी, लोगों को नोटिफाई किया था एज ए प्रो बोनो फ्री एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री, और उनको हक है कि वो जाके अक्यूमुलेट करें और राशन दें, जिसका टिकट दे सकते हैं उसका टिकट दें, अगर वो एम्बेसीज़ को नहीं रीच कर सकते, मिनिस्ट्री को नहीं मिलते, ये उनसे करें। तो मैं उनको आपके शो पे तो ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उनने बिहेव किया और सिंपैथी उनने दिखाई है। और अच्छा, ये बात तो है कि सोशल मीडिया जो है वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और फॉल्स कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, लेकिन कुछ जगह पर सोशल मीडिया राइट ऑफिस तक खबर भी पहुँचा देता है और उस के हवाले से कोई अच्छे काम भी हो जाते हैं। कुछ वीडियोस सर्कुलेट कर रही थी कोरोना के स्टार्ट के अंदर, टिकटिंग का मसला बहुत ज़्यादा आया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस महंगे टिकट्स दे रही है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, सिफारिश पे मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी। क्या इनमें हकीकत कितनी थी और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया? क्या अब ऐसा कोई मसला दरपेश है? टिकट्स की प्राइसिंग हमने बनाई थी, पीआई ने बनाई थी, बल्कि आई इंटरवीन्ड एक दफ़ा और मैंने बोला था कि इनको कम करें वगैरह हर चीज़। टिकट की प्राइसिंग कम हुई, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन मैं डिनाई नहीं करता कि हुई होगी, क्योंकि जब एक डिमांड और सप्लाई, डिमांड यहाँ हो और सप्लाई आपकी यहाँ हो, ज़ाहिरी बात है कि एक्सप्लॉयटेशन बीच में होगी। इसमें जो हमारे अवाम को जो मसला पड़ा, इसलिए एक और वजूहत है कि पीएम साहब ने ये फ़्लाइट्स खोली हैं कि आप वापस मार्केट रेट पे चले जाएँ। तो एजेंट से टिकट लें, ना एम्बेसी टिकटिंग एजेंट है, ना मेरी मिनिस्ट्री टिकटिंग एजेंट है, आप एजेंट से लें जैसे आप पहले लेते थे। तो इसका मैकेनिज्म जब ये होगा तो वो बैलेंस फिर खुद अपनी तरफ एक अपनी जगह एक बैलेंस चीज़ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा तनकीद इस चीज़ पे आई थी होने के लिए। एक आध फ्लाइट्स थी जो 250 हमने लिमिट रखी हुई थी फ़्लाइट्स के ऊपर के, यही इतने नंबर ऑफ पैसेंजर हैं, वो शायद नंबर 1-2 दफ़ा वायलेट हुआ हो पहले। लेकिन प्लीज़ ये याद रखें कि हमने पहले पैंडेमिक पूरी दुनिया ने नहीं देखा, और जो हमने 250 बाय द वे जो हमने लिमिट किया हुआ है हर फ्लाइट पे, ये आईआटा का रूल भी नहीं है। राइट। बाकी आप अमेरिका में देख लें, यूके में देख लें, उनकी सारी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट्स फुल कैपेसिटी पे जा रही है। तो ये एसओपीज जो पाकिस्तान ने रखे हुए हैं पहले दिन से, जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं मिक्स मैसेजिंग, आई मीन इससे ज़्यादा बकवास मैंने कभी सुनी नहीं है। पीएम साहब की पहली स्पीच निकाल के देख लें और आखिरी स्पीच निकाल के देख लें, अगर उसमें आपको फ़र्क नज़र आया लॉकडाउन के मतलब और बाकी हमारे जो एसओपीज़ हैं, ज़रूर हम इसमें साथ साथ सीखते हैं जैसे दुनिया सीख रही है। लेकिन ये मिक्स मैसेजिंग की मैंने बात करनी है, लेकिन आई वुड गिव द व्यूअर्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, ताकि वो भी इंतज़ार करें कि मिक्स मैसेजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है? क्या वाकई में शुरू में कुछ और बात की जाती रही और अब कुछ और? सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसाइल हैं वो जुल्फी बुखारी साहब डायरेक्ट देखते आए पहले दिन से अब तक, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो सियासी हैं, जो पार्टी के हैं,
और जो उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम उन मसाइल की तरफ चले, हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जुल्फी साहब, वी वर टॉकिंग अबाउट मिक्स मैसेजिंग। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो कोरोना वायरस के इस पूरे दौर के अंदर लगता रहा आप लोगों पे, वो यही लगता रहा कि आप लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड पॉलिसी रही, मिक्स मैसेजिंग करते रहे, आप लोगों को खुद नहीं मालूम था कि आप लोगों ने करना क्या है, इसीलिए आप लोग जो हैं वो एक ऐसी चीज़ पे अड़ गए जो कि शायद गलत साबित हुई, या पाकिस्तान के अंदर कोरोना के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो अपोजिशन आपके ऊपर पार्लियामेंट में भी लगाती रही है और पार्लियामेंट से बाहर भी लगाती रही है। वज़ीर आज़म साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, बहुत सारे चैनल्स पर भी हुआ था, जिसके अंदर वो शुरू में कह रहे हैं कि ये तो एक मामूली फ्लू की तरह है और ये चला जाएगा, और उसके बाद का एक क्लिप था जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये फ्लू नहीं है, लोग इसको फ्लू समझ रहे हैं। हम मिक्स मैसेजिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये मिक्स मैसेजिंग नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स लगाई हुई है, मैं तो समझता हूँ कि आपको पीएम साहब के पहला इंटरव्यू लगाना चाहिए, उसमें सारे जो बीच में हुए हैं और आखिरी लगाना चाहिए। देखें, एक कटिंग करके और एक वायरल क्लिप बनाना ठीक है, एक मीम बनाना अपनी जगह पे है, लेकिन बात यह कि पीएम साहब का जो पहले दिन से एंटी लॉकडाउन स्टांस था, इसको कैसे हैंडल करना है का जो स्टांस था, वो आखिर तक रहा है। और उसमें अगर आप बाकी दुनिया की भी देख लें और WHO का भी देख लें, पेरू का देख लें, इंडिया का देख लें, बांग्लादेश का देख लें, जिस मुल्क को उठा के आपको देखना है, जो स्टडी देखनी है, रिसेंटली FT की एक स्टडी आई थी लॉकडाउन पे, हार्वर्ड की आई है, पीएम का तो कंसिस्टेंट स्टांस था ये। अब एक चीज़ निकालना जो आपने बात की है फ्लू की, पीएम साहब का पहला, अब कोरोना क्या है, पूरी दुनिया पागल हुई हुई है, कोरोना मर जाएंगे, क्या होगा, ये होगा, उसमें एक लीडर बताता है कि काम डाउन, ये है भी एक फ्लू जैसा, राइट। और सिम्टम्स का भी आपके पास कई केसेस ऐसे हैं, आपने खुद आपको पता होगा और कई जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता होंगे कि फैमिली मेम्बर्स को हुआ होगा कोरोना और उनको सिम्टम्स ही नहीं आए, राइट, या ज़्यादातर उनको बुखार जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स आए और कोरोना ख़त्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली इसमें यह भी है कि ख़तरनाक भी हो सकता है बुज़ुर्गों के लिए, कोई आपके पास डिजीज़ हो, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, आज़मा हो, ये वो डायबिटिक हो, तो उनके लिए भी हो सकता है। तो अब पीएम साहब ने अगर उस वक्त बोला है कि एक चीज़ को नीचे करने के लिए कि वो ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो कि ये क्या है, को लीडरशिप दिखाने के लिए उस वक्त लोगों को ये दिखाया था। अब पाकिस्तान की कब दुनिया की कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी कोरोना शुरू हुआ ख़त्म हो गया, राइट। मुझे अगर कोई ऑपोजिशन दिखा दे कि ऐसा हो। पीएम की कंसिस्टिंग मैसेजिंग कि लॉकडाउन इकोनॉमिकली हमें ज़्यादा मारेगा, आज आप अमेरिका दिखा के देख लें, इकोनॉमिक माइट, उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिलीफ पैकेज, और वो जो आप पढ़ते हैं कि 2 ट्रिलियन उन्होंने रिलीफ पैकेज में दिया, वो तो सिर्फ आधा है उसका। आप देखें, उन्होंने डेट, जो बिजनेसेस बैंकक्रप्ट होंगे, ब्लैक स्टोन को पैसे दिए कि उसका डेट उठाएं, राइट। तो ओवरऑल उनका तो कुछ $10 ट्रिलियन, एंड वी कैन ऑब्वियसली नॉट रीच टू दैट लेवल, वी डोंट हैव दोस रिसोर्सेज। तो बात ये कि उस सारी चीज़ों को लेते हुए अमेरिका किस क्राइसिस में है, 4 लाख नौकरियां अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गई हैं। पाकिस्तान को तो है ही बेस्ड ऑन डेली वेजेस, लेबर्स, आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी। हमने तो उनको जो डिसीजंस जो ये तनकीद करते हैं, उनने तो हमारी कौम को तो आगे रखा नहीं है, उनने तो उनके जो आसपास का जो डिनर ग्रुप है उसको पार्टी ग्रुप वो रखा है, उन्हें तो पाकिस्तान के अवाम की तरफ तो देखा नहीं है। पीएम का पहले दिन से आखिर दिन में सिर्फ अवाम के ऊपर था। अब अगर बाकी पार्टीज अवाम की तरफ जैसे पिछले 10 साल 20 साल नहीं देखा, तो इसमें भी नहीं देखना चाहती उनकी तरफ, और उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को नहीं समझना चाहती, और ये समझते हैं कि पीएम पे इस चीज़ पे तनकीद करें, तो ये आई थिंक बड़ा आसान हो गया प्रूव करना। आप पेरू का एग्जाम्पल ले लें, कंप्लीट लॉकडाउन, हमारी जैसी आबादी, हमारे जैसे घरों का सिस्टम, हर चीज़ लॉकडाउन से उनकी कितनी बर्बादी हुई है, right. हर एक स्टडी निकाल के देख लें। हाँ, एक एग्जाम्पल देते हैं न्यूजीलैंड का, लाहौर का कोई कोना निकालें, उससे ज़्यादा आबादी है न्यूजीलैंड से, पर कैपिटा उनकी देख लें कि उनका क्या है, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक आइलैंड बंद हुआ, लॉक कर दो, कोरोना को वहाँ मार दो, सिंगापुर जैसा, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, आप तो है ही नहीं ऐसा एक मुल्क, तो आप एक मतलब कि कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से क्या नज़र आता है? इस चीज़ से नज़र आता है कि बाकी सारे जो पार्टीज़ हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के डायनामिक्स और उनके लोग को समझे ही नहीं है, राइट। इससे तो मुझे ये नज़र आता है, राइट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने इस जवाब में कही, आपने हार्वर्ड की स्टडी का हवाला दिया।
आपने कुछ और रिसर्चेस का हवाला दिया। ये तमाम की तमाम रिसर्चेस तो गोरों की हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर इंपीरियल कॉलेज की स्टडी को रद्द करते हुए असद उमर साहब ने ये कहा था कि ये गोरों की रिसर्च है और हम किसी भी तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट के नहीं है, हम गोरों की गुलामी नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम इस रिसर्च को माने। तो एक जगह आप हार्वर्ड की मिसाल दे रहे हैं, वो इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च को रद्द कर रहे हैं, ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस नहीं है। मैं आपको स्टडीज़ कितनी हुई हैं इसमें, कई यूनिवर्सिटीज़, कई थिंक टैंक्स ने स्टडीज़ दी हैं। कई स्टडीज़ आपके मुताबिक ठीक होंगी, कई स्टडीज़ आपके मुताबिक नहीं बनी हुई होंगी। कई चीज़ों को आपको एक पाकिस्तानी लेंस से देखना होगा और कई चीज़ों को आपको एक यूनिवर्सल लेंस से देखना होगा। असद उमर साहब की बात बिल्कुल ठीक थी। बात यह कि हमने जब लॉकडाउन की बात होती है इसमें, हमने लॉकडाउन क्यों किया? क्योंकि हमने देखा था इंग्लैंड ने लॉकडाउन किए। आज इंग्लैंड कहाँ खड़ा हुआ है अपने लॉकडाउन से? मतलब जवाब देना इस चीज़ का, मतलब ब्लैंकेट बॉम्ब देना कि जी कि ये असद उमर साहब ने ये बोला है। असद उमर साहब का ये पॉइंट था कि जी इनके जो लीडरशिप हैं, जो बैठ के BBC CNN देख रहे हैं और कि देख रहे हैं कि जी वहाँ वेस्टर्न मुल्कों में कह रहे हैं लॉकडाउन, उस लॉकडाउन को लेके यहाँ एम्प्लॉय करना। आज वो वेस्टर्न मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं? आज वही वेस्टर्न मुल्क उधर खड़े हुए हैं जो आपका प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से बोला था। मुझे कोई मुल्क दिखा दें जो नहीं है ऐसा। इंग्लैंड की बड़ी बात हुई यही ऑपोजिशन से, आज इंग्लैंड किधर खड़ा हुआ है विदाउट लॉकडाउन? 20.4% उनकी इकोनॉमी डिक्रीज हुई है, हिट हुई है। रिकवर कैसे करेगी इससे? मतलब हो ही नहीं सकता। अब कैसे रिकवर करेंगे? वो तकलीफ किसको हुई और लॉकडाउन को का क्या फायदा है? दिखाएं जरा स्टडी। तो वो इसका पॉइंट ये है कि हर स्टडी अलग-अलग है और उस स्टडी लेकिन स्टडी को हम कॉलोनियल माइंडसेट या गुलामी की बात तो नहीं कर सकते ना। दैट यू मस्ट, आई एम श्योर, नो, आई एग्री विद व्हाट असद उमर सेड कि हमारे अंदर एक जो इस खास तौर पे जो अपोजिशन है, चाहे PPP हो चाहे नून लीग हो, 100% वो कॉलोनियल माइंडसेट पे होते हैं कि वो बाहर कोई चीज़ देखते हैं, कहते हैं इसका रट्टा मारो, ये गोरे से आया, ये बाहर से आया, यही यहाँ काम करेगा। मतलब बात वही मेरे पॉइंट पे चली जाती है कि इनने कभी ना अपने अवाम के बारे में सोचा है, ना उनको जानते हैं, ना उनके साथ कनेक्शन है, ना अपनी इकोनॉमी को समझते हैं, ना अपने लैंडस्केप को समझते हैं, ना अपने डायनामिक्स को समझते हैं। समझते हैं तो सिर्फ जो वो टीवी पे देखते हैं कि एक ने किया, अच्छा उसने किया तो बहुत ही अच्छा होगा। किधर है वो आज? अच्छा, आज जो हम कर रहे हैं वो थोड़ी मुनफरिद स्ट्रैटेजी रही। हमने शुरू में लॉकडाउन कुछ अरसे किया जिसके हक में वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। उसके बाद लॉकडाउन खुला और अब हम सिलेक्टेड / स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। ये सिलेक्टेड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, कुछ जगह पर हम बहुत एक्सीलेंटली इसको इन्फोर्स होता हुआ देख रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ इलाके हैं कंप्लीटली सील हो गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी बहुत बड़े बड़े जनाजे भी हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात भी हो रहे हैं। हुकूमत इन इज्तिमात, जनाजे और इस तरह की तमाम गैदरिंग्स को, चाहे वो बाज़ारों के अंदर हो या मसाजिद के अंदर हो या कहीं भी हो, इसको रोकने के लिए क्या कर सकती है? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी अवाम की है, लेकिन सर्टनली जहां कानून या SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां हुकूमत की भी जिम्मेदारी आ जाती है। देखें, इसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन की आपने बात की, जैसे कि अभी I8 I9 वगैरह में हुआ, हमारा तरीका पहले दिन से यही होना चाहिए था। जो ये लॉकडाउन का सिस्टम हमने बनाया था, जहाँ सिंध से सबसे पहले शोर आया था इन सूडो इंटेलेक्चुअल से कि हम लॉकडाउन, गोरों ने लॉकडाउन किया, हमें भी लॉकडाउन करना चाहिए। बात ये थी कि उस वक्त अगर हम पैनिक ना होते, स्पेशली सूबा सिंध पैनिक ना होता और हम इसी तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन से पहले दिन से जाते। देखें, अगर अल्टीमेट लॉकडाउन आपको करना हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कहीं भी काम नहीं किया इसने, छोटी पॉपुलेशंस में इसमें फ़ायदा भी शायद हो, बड़ी पॉपुलेशन में भी शायद अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन उसको एक दफ़ा आपके पास एक कार्ड होता है, एक ही दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हम जैसी इकोनॉमी हो। पैनिक करके फ़ौरन इस्तेमाल करना, जब बंदा रेंज में नहीं हो, आपने फायर मार दिया तो यू वेस्ट द बुलेट। तो हमने पहले दिन से हमें इस पॉकेट्स में स्मार्ट लॉकडाउन करना था, जहाँ भी हीट पैचेज हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉकडाउन की तरफ अभी खिलाफ फिर भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे गरीब तबके को इस पे नुकसान होगा। तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं एंड उसी से हमें शुरू करना था।
आगे की जहाँ बात कि लोग SOPs वायलेट कर रहे हैं, देखिए मैं फिर से कहता हूँ कि बिल्कुल लोगों ने SOPs वायलेट किए हैं। हुकूमत का काम है बताना। अब हमारे में अगर कंपेयर करना है मुल्कों को, तो हमारे में और औरों में ये फ़र्क था कि जो बाहर के मुल्क थे उन्होंने शायद SOPs रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ली थी। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन था, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के घर जा सकते थे, लेकिन नहीं जाते थे लोग, वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से घर पे रहते थे। यहाँ शायद वो चीज़ नहीं हुई, लोग समझे कि ये ठीक है कोई बात नहीं, देखा कि एक अपना फैमिली मेम्बर को कोरोना हो भी गया है, उसको पता ही नहीं चल रहा, फिर भी ठीक है, तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं, आगे चलें। तो ये चीज़ें ज़रूर हमारी एक मेंटालिटी में माशरे में थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलें वो तो हो गया तो हो गया। अब हम अभी खड़े हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फिर भी इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको कम से कम नंबर पे रखें। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा तो आप पे तकलीफ नहीं आएगी। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नाम की एक चीज़ होनी चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों में होनी चाहिए। लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात यास्मीन राशिद साहिबा ने भी की, और उन्होंने लाहौरियों को जाहिल भी कह दिया, अजीबो गरीब सी मखलूक भी कह दिया। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तक की तो बात समझ आती है जुल्फी साहब, लेकिन एक पूरे शहर के तमाम बासियों को इन अलकाब से नवाजना, do you think that was correct? Do you think did she actually mean to say what she said? देखें, आई थिंक यास्मीन राशिद साहिबा ने जिस तरीके से वो टैकल कर रही हैं कोरोना, ऑन ग्राउंड, इन फील्ड, फ्रंट से लीड कर रही हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्डअप एक इंसान में होती है, आखिर में है इंसान। और उस फ्रस्ट्रेशन में अगर उनका लफ्ज़ का चुनाव शायद वो ना हो जो होना चाहिए था एक सिटिंग मिनिस्टर के लिए एटलीस्ट, तो वो सबसे पहले होंगे एडमिट करने के लिए कि मुझे गुस्सा आया हुआ था। देखें, जब आप लोगों को मरता हुआ देखती हैं हर रोज़, उसको टैकल कर रही होती हैं, उसके ऊपर आप वो बना रही हैं, उसके SOPs बना रही हैं, फिर देखते हैं कि मैंने यहाँ SOPs बनाए, इन 100 बंदों को ठीक किया, लेकिन ये 100 बंदे अभी तक बाज़ारों में फिर रहे हैं, इनकी वजह से 2 लोग मरे हैं। उस वहाँ जाते तो ज़ाहिरी बात है कि हर बंदे का क्रैकिंग पॉइंट होता है। तो अगर वो एक कमेंट के लिए उनने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनने पहले 4 महीनों से भी जो काम कर रहे हैं उसको एक चीज़ पे या एक लफ्ज़ के चुनाव पे नलिफाई नहीं किया जा सकता। इंडीड नलिफाई नहीं किया जा सकता। यास्मीन राशिद साहिबा खुद 70 साल खातून है और फोरफ्रंट के ऊपर लड़ रही हैं। इंडीड दैट्स ट्रू। अच्छा, अब कोरोना वायरस के जो फोकास्ट हैं वो बड़ी भयानक हैं। जून का एंड, उसके बाद जुलाई का एंड, ये बहुत ज़्यादा तादाद कोरोना वायरस के केसेस की हो जाएगी। ऐसे में हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हो चुकी हैं। जब इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी जुल्फी साहब, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आएगा। इस प्रेशर को और इतनी बड़ी तादाद को और हेल्थ फैसिलिटीज़ डिटेरियोरेटिंग और डिमिनिशिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे केटर करेगी गवर्नमेंट? देखें, डिमिनिशिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ तो पहले दिन से थी। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम आपका पिछले 20 साल से किधर था? 10 साल से 15 साल से जिनने हुकूमत की है पंजाब में, किधर है उनका हेल्थ सिस्टम? खैर मैं उनके बारे में कोई कहना, वो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आजकल बने हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब और एनको, तो वो अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके भी एक जमात के बने, उनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर। तो वो क्या कहते हैं, जहाँ तक हेल्थ सिस्टम की बात है, इसलिए इस पर फिर से मैं वापस आता हूँ कि ये हमारे हाथ में है। PM गवर्नमेंट का एक विजन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो आप बात कर रही थी वो हमारा है। हम इसको काबू भी कर सकते हैं और हम इसको बिल्कुल एंड स्केल पे भी लेके जा सकते हैं, जो मैं कह रहा था 12 लाख तक। इसको आप 7 लाख पर भी रख सकते हैं, जो हमारे सिस्टम इसको अब्जॉर्ब कर सकेगा। बात यह है कि सिस्टम पे कम से कम लोड डालें। कम से कम कैसे कि अपने आप को महफूज रखें। अगेन सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहना, कोई वजह ना हो तो वैसे ही अस्पताल अपने टेस्ट ना कराएं जाने के लिए। जब आपको सिम्टम्स, सख्त सिम्टम्स आए हुए हो तो अस्पताल जाएं। ये पहले दिन से हम कह रहे थे और आज भी ये कह रहे हैं, और अब लोगों को एहसास हुआ है कि ये सीरियस है भी, तो हमें ये करना चाहिए। हमारी कौम चाहे जितनी भी गलतियां हम कर चुके हों या कर रहे हैं, बड़ी समझदार है, बड़ी रिस्पॉन्सिव है, और स्पेशली जब नेशनल डिज़ास्टर्स और ये चीज़ें होती हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम खड़ी होती है। जो पाकिस्तानी कौम की, जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो पाकिस्तान के बाहर हैं। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि
पीएम साहब की मैसेजिंग जो आप कह रही हैं अनक्लियर है, मैं नहीं कह रही, ये तो ऑपोजिशन कह रही है, मैंने आपके ठीक है, सामने मतलब जो आप रिले कर रही हैं वो काफ़ी क्लियर लोगों को में अब नज़र आ रहा है। सिस्टम पे लोड बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन आप मैं फिर से आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप अमेरिका ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप इटली ले लें, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेन ले लें, हर सिस्टम पे चाहे वो जितना भी मजबूत अच्छा ताकतवर हो पे लोड आया है जो वो ले नहीं सका, ठीक है, हर मुल्क में। तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसका हेल्थ सिस्टम इस पे, लेकिन ये सवाल आप लोगों को हर शो पे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने 10-15 साल यहाँ हुकूमत की है, प्लीज़ हमें दिखाएं कितने वेंटिलेटर्स आप लोगों ने लगाए थे, उस 15 साल में कितना इंक्रीज आया था वेंटिलेटर्स का, कितना इंक्रीज आया था बेड्स का, कहीं ऐसा तो कितना नहीं इंक्रीज आया। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनसे तो सवाल पूछ ही रहे हैं कि आप लोगों ने हेल्थ केयर का क्या किया, एक केक का इतने बड़े केक का इतना सा चंक दे दिया जाता था हेल्थ को और थोड़ा सा एजुकेशन को, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद हमें आपसे भी यही पूछना पड़े कि एजुकेशन और हेल्थ को आपने भी उतना ही साइज ऑफ द केक दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। हमारी 5 साल की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है कि जो इन लोगों ने जो गंद किया हुआ था, तो अब ये बताएं कि हम तो अपने 5 साल की ले लेंगे, आप लें कि हमने कहाँ शुरू किया कहाँ ख़त्म किया, लेकिन फिर ये भी साबित करें हमने किस चीज़ के साथ शुरू किया और वो भी दिखाएं। 10-15 साल आप पूरी कौम की, एक मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं, एक 10-15 साल। इनने क्या किया, इनने जो किया आज आपको नज़र आ रहा है। कोरोना में मैं नहीं कह रहा कि हम आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवॉल्व कर रहे हैं, हम तो जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ के आप कह रहे हैं कि बर्डन आए, ये बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स फुल हैं, क्या 1.5 साल में किसी हुकूमत ने कभी हॉस्पिटल्स बनाए हैं? नहीं, या ये पहले से बने हुए थे या कम बने हुए थे? किधर गया वो बजट? मेट्रोस पे, मतलब ट्रेन पे, हाँ इस चीज पे गया। तो ये तो जो अल्लाह ने जो कोरोना एक अभी जो वाजे हुआ है पाकिस्तान में, इसमें तो सबसे ज़्यादा ये एक्सपोज हुए हैं कि इनकी जो इनने 10-15 साल की जो इनने हुकूमत की है उसका आउटकम आप अभी देख रहे हैं, उसके नतायज आप देख रहे हैं कि गरीब के पास बिस्तर नहीं है हॉस्पिटल में, ये इनके नतायज की, इनके काम, इनके करतूतों की वजह से। राइट, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कुछ सियासी एतबार से मामलात के हवाले से भी। थोड़ी देर पहले जुल्फी साहब ने बोला कि नवाज शरीफ साहब उनके मिनिस्ट्री के अंदर आजकल आते हैं क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं, इनकी अपनी जमात के भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हुए हैं आजकल, उनके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, तो जहांगीर खान तरीन साहब भी तो आजकल जुल्फी साहब बने हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बल्कि आजकल तो खबरें ये गर्म हैं कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुई। मैंने खबर ही सुनी है लेकिन कॉन्फर्मेशन अभी तक कोई नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, आपको कुछ उम्मीद है कि वाकई में सच्ची खबर होगी? बिकॉज ऑब्वियसली यू वर्कड सो क्लोज टू हिम, इकट्ठे मिलकर काम किया, इलेक्शंस, फिर दूर दराज के इलाकों से भी MNAs MPAs की शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसका क्रेडिट जहांगीर खान तरीन साहब अक्सर औकात लेते आए। आपको मालूम तो होगा कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देखिए पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की हो सकती है, मैं समझता हूँ इसमें हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी से। तो उनकी मुलाकात हो सकती है, दोनों इंग्लैंड में शायद हो सकता है। इंटरेस्टिंग आंसर एज वेल फॉर अस। अल्फाज से ज़्यादा जो है आपके जेस्चर्स हमें कुछ मामलात की गहराई बता रहे हैं। एक और मामला जिसके हवाले से आप फर्स्ट लेडी को, बुशरा साहिबा को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए, वो था उज़्मा कारदार साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई, कॉल लीक हुई, जिसके अंदर वो कुछ बातें कर रही हैं, कुछ गुफ्तगू कर रही हैं। आपने अपने ट्वीट के अंदर भी बुशरा साहिबा को डिफेंड किया और उज़्मा कारदार साहिबा की फिर उसके बाद एक वीडियो रिलीज़ हुई। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के बताए हुए उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं चल सकती और मेरे ख़िलाफ़ ये एक पॉलिटिक्स है, एक साजिश है। इस पूरे मामले को और इस जो उज़्मा कारदार साहिबा की बाद में वीडियो आई है, इस तमाम को आप कैसे देखते हैं जुल्फी साहब? मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक था। वो अभी जो मर्ज़ी कहें, अगर वो कहें कि ये इनकी आवाज़ नहीं है और ये बिल्कुल एक बनाई हुई चीज़ है तो वो अलग बात है, तो फिर उसमें तहकीकात करके आप देख लें। लेकिन ये कहना कि मेरा ये मकसद नहीं था कहने का या वो कट एंड पेस्ट था, थोड़ा सा बोला तो है, और बोला भी उस खातून के बारे में जो ना तो पॉलिटिक्स में है
और जिसका दर्जा आपसे कई ज़्यादा है जो आप समझ नहीं सकती। तो मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बोलें ना बोलें, वो कोई हैसियत नहीं रखती उनकी ज़िंदगी में। तो ने अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि वो कहते ना कि अगर ज़बान आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे वाइज, सबसे वो लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं कोई ना कोई उल्टी चीज़ बोल ही देते हैं। राइट तो उज़्मा कारदार साहिबा के लिए एक सजेशन ये है कि वो कम गुफ्तगू किया करें। अच्छा, 17 जून को कुछ आप लोगों ने अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करने थे। अब तो आला तरीन अदालतों के अंदर भी ये गूंज आने लगी है कि जुल्फी बुखारी साहब की कुछ जायदादें हैं बाहर और वो अनडिक्लेयर्ड जायदादें हैं। आपने डिक्लेयर की अपनी जायदादें या नहीं? पहली बात तो ये है कि मेरी जायदादें या मेरे फ्लैट्स अगर इंग्लैंड में नहीं होंगे तो किधर होंगे? मतलब मेरे फ्लैट्स इंग्लैंड में ही होंगे ना। मैं वहीं पैदा हूँ, वहीं बिजनेस किए, वहीं रहता हूँ, तो जाहिर बात है मेरे फ्लैट्स भी वहीं होंगे और तो कहीं नहीं होंगे। तो इसको छुपी हुई बात तो नहीं है। और जिस वेबसाइट से ये लेते हैं हर चीज़, और इससे बहुत बेहतर वेबसाइट्स हैं, इनको बोलें कि प्लीज़ गूगल करके लैंड रजिस्ट्री से सही तरीके से करें, बच्चों वाली वेबसाइट्स पे ना जाएं जिसके ऊपर आप बिल्स के पीछे, इलेक्टोरल रोल के पीछे के नाम जाते हैं। आपको 1 लाख जुल्फ़िकार बुखारी मिलेंगे, 10 लाख इमरान खान मिलेंगे, पता नहीं कितने शहजाद अकबर मिलेंगे। तो ये तो एक मजाक उड़ाने वाली बात है। और बेचारे कई एंकर्स टीवी पे भी ले गए थे, अहमद न्याजी और अहमद खान न्याजी, इमरान। मतलब है कि एटलीस्ट कोई फैक्चुअल करें यार, कोई चीज़ हो तो। कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, हर बंदे ने अपनी एसेट लाइबिलिटी दी हुई है। खान साहब का कोई फ्लैट बाहर नहीं है, बेफिक्र हो जाएं, कोई भी चीज़ होगी ये इस चीज़ पे वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और जहाँ तक हम SAPMs और एडवाइज़र्स की बात है, हर एडवाइज़र ने दे दी है। अच्छा, आपकी डिक्लेरेशन ज़रा थोड़ी सी क्लैरिफाई कर ही दें। आपकी जायदादों के हवाले से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है। तो आपने डिक्लेयर तो अब कर ही दिया, तो थोड़ा प्रोग्राम के अंदर भी उसके बारे में बात कर लें कि आपने डिक्लेयर किया है तो क्या किया। हाँ, मैं कई एंकर्स को डिसअपॉइंट करना चाहता हूँ कि जो 7 जायदादें अभी इनने कल रात जो बोली थी वो मेरी है नहीं ना। वो जुल्फ़िकार बुखारी मैं हूँ भी नहीं, आई डोंट थिंक। मैंने खैर सही तरीके से देखा भी नहीं है। लेकिन मैंने कुछ 11 जायदादें मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरी कंपनीज़ के नीचे हैं वगैरह, जिन कंपनीज़ मैंने अपनी कंपनीज़ डिक्लेयर की हैं जिसका मैं मालिक हूँ, और उन कंपनीज़ के नीचे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ 11 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, वो सारी डिक्लेयर कर दी हैं। तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, 7 नहीं थी, 11 थी। ज़्यादा ही है, मतलब कम नहीं है, लेकिन हमने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, हम जायदादों की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पार्लियामेंट में एक बात कही। वो कहा कि इमरान खान साहब एक पेंडेमिक के दौर में अनफॉर्चुनेटली बात कर रहे हैं तो बिजनेस टाइकून से कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कारोबारी तबके से। क्या उन्होंने एक भी मुलाकात मेडिकल एसोसिएशन में से किसी से की, या फिर पुलिस के बहुत सारे लोग शहीद हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, उनसे कोई ऐसी मुलाकात की इस टाइम पर जहां उनका मोराल बूस्ट करने की ज़रूरत है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, नॉट रियली। मैं बिलावल ज़रदारी को सीरियसली लेता नहीं हूँ, तो मैं उस बेचारे का क्या जवाब दूं इस पे। मैंने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने हल्के को। देखें, पार्लियामेंट का हिस्सा उनका हल्का हमें भी पता है कि किस चीज़ पे जी रहा है, कैसे जी रहा है। 30 साल 40 साल की हुकूमत, और आज आप जाके उनके हल्के के हालात देख लें तो आपको उनकी औकात समझ आ जाएगी। उनका हल्का अगर दुबई बना हुआ होता है इतनी हुकूमतों के बाद, तो फिर उनको शायद एक हक होता पार्लियामेंट में बात करने का। लेकिन उनके हल्के के लोग सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं उनके लोग। उनके लिए इन्हें क्या किया है? तो जब उन्हें अपने लोगों के लिए पहले उनको बोलें कि अपने बाप दादा नाना वगैरह के हलकों के जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए जब कुछ किया हो तो फिर आए और बात करें। अभी तो छोड़ें, आगे चलें। चलिए, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, दीज आर वाइट एलिफेंट्स इन द रूम। इनसे हमें कभी ना कभी जान छुड़वानी पड़ेगी। तमाम के तमाम इकोनॉमिस्ट भी ये कहते हैं कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन करने की शुरुआत क्या पेंडेमिक में करनी चाहिए थी, या बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करना इस टाइम पर करना दुरुस्त है, सही है? देखें, किसी को ले ऑफ करने के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, लेकिन आपको अगर बड़ा काम करना है, अगर आपको स्टील मिल को उस जगह पे लेके जाना है जहां उसको होना चाहिए, सही तरीके से ऑपरेशनल ही हो, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो
काम पे भी नहीं आ रहे लेकिन प्रमोट हो रहे हैं। तो देखें, जब आप बात करते हैं कि इन लोगों को निकालना नहीं चाहिए, पैंडेमिक था, उन लोगों ने जिनने जो सही हकदार हो उस नौकरी का, जो वाकई एक अच्छी स्टील मिल में काम करना चाहता है लेकिन उसकी नौकरी कोई और कर रहा है, जो घर बैठे कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन पे कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन पैसे उसको स्टील मिल से मिल रहे हैं, प्रमोट वहाँ हो रहा है, वो उस बंदे का हक खा रहा है। तो मतलब ये किसी ने नहीं सोचा। स्टील मिल हमारे पास ठीक है, रोज़गार है, लोग निकले हैं उसमें से, कई लोग सही होंगे, जो भी होगा, लेकिन हमने आगे इसको लेके भी चलना है ना, इसको आगे चलाना भी है, इसको कुछ करना भी है। या ऐसे ही बैठे रहें क्योंकि टीवी पे आ जाएंगी कि वीडियोस आ जाएंगी या ऑपोजिशन उठ जाएगी। अगर हम इस चीज़ पे बैठे रहें तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ये सही वक्त है क्योंकि हर चीज़ अभी बंद हुई हुई है, उसमें आप आराम से आपका जो बैक ऑफिस वर्क जिसको आप कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना होता है, स्ट्रक्चरिंग जो करनी होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हर चीज़ की स्ट्रक्चरिंग करना। मैं समझता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ किया जाएगा क्या? ऑन द कार्ड्स है ये चीज़? और पीआईए का होटल एक रूजवेल्ट, उसके बारे में भी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई थी किसी ज़माने में, उसके बारे में क्या डिसाइड किया गया? देखिए, वो तो हर ज़माने में होती है। बात यह कि अभी तक जो हर ज़माने में ये बातें हुई हैं लेकिन किसी ज़माने में कोई रिसर्च उसमें नहीं की गई। तो सिर्फ बात होती थी प्राइवेटाइजेशन की, कोई आके बेचने के चक्कर में था या नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि उस मुकाम तक तो पहुँचें, डिसीजन तो बात की बात है। पहले चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे पीआईए हो, चाहे रोजवेल्ट हो, पहले उसको थरो रिसर्च प्रोफेशनल्स को हायर करते हुए, मतलब है कि न्यूयॉर्क के जो टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनको लेके आएँ, उनके ओपिनियंस लें, रिटन ओपिनियंस लें, कंसल्टेशन हो, फाइनेंस एडवाइज़र हो वहाँ का जो उस स्टेट का एक्सपर्ट हो, इस बिल्डिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सारे हकायक आपके सामने होंगे। फिर आप एक पोजीशन पे होंगे कि उसके साथ कुछ करना है या नहीं करना। आपका शायद डिसीजन हो कि ये सारे ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आते, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला है, या आपको ये ऑप्शंस इतना पैसा भी नहीं दे रहे हो तो बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। या बेचने का तो मैं वाजे कर दूं कि ना पीएम साहब, ना एविएशन मिनिस्टर, ना मैं, ना प्राइवेटाइजेशन, कोई भी इसको बेचना नहीं चाहता। जेवी में एक ऑप्शन है, लेकिन अगेन ये हवाई ऑप्शन है, एक सोच है आप कह सकते हैं, और उस सोच को रियलिटी में लेके आना में बहुत काम करना पड़ता है। और ट्रांसपेरेंसी से होगा, जो भी होगा सबके सामने होगा, बल्कि हम ऑपोजिशन को इनवाइट करेंगे कि आएँ और ये है सारी रिपोर्टें, ये सारी इसकी ये चीज़ें, तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं और लोगों को मौत आ गई है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि नज़र आता है कि किस किस पार्टीज़ के लोग भर्ती हुए हैं, कौन कौन है कि उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई हुई, और अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है। मतलब है कि कोई एक दो मीटिंग्स भी उस तरफ नहीं गई, तो और अभी से ये एक चीज़ शुरू हो गई है। तो हर चीज़ का हमारा एज अ हुकूमत काम, अगर इन लोगों ने इतना काम किया होता कि हम उनकी फ़ाइल निकालते रोजवेल्ट की और देखते कि हाँ इन्हें इतना ज़बरदस्त काम किया कि ये ऑप्शन भी दिए, ये ऑप्शन भी दिए, ये कंसल्टेंसी हायर किया, कुछ भी नहीं। तो हमें कुछ भी नहीं, तो हमें तो करने दें ना। मतलब आप कुछ प्राइवेटाइजेशन में नहीं कर सकते थे तो इसका मतलब है कि हम तो, इसका नहीं मतलब कि हम नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। फेयर इनफ। अच्छा, कुछ ज़रा इत्तेहाद की बात करते हैं। आप लोगों के लिए आपकी कोएलिशन जमातें बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए आपको आपके कोएलिशन के साथी चाहिए। एक साथी अलग हो गए हैं, अख्तर मेंगल साहब, 4 उनकी सीटें हैं, वो 4 सीटें लेकर आप लोगों को अलविदा कह चुके हैं। क्या इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और आपको याद होगा इससे पहले PMLQ के भी कुछ मामलात चल रहे थे, वो भी काफ़ी कशीदा हो गई थी सूरत हाल, क्या इत्तेहादियों को ज़्यादा करीब करने का सोचा जाएगा या अभी जिस तरह से मामलात चल रहे हैं उसी तरह से चला जाएगा? देखिए, अख्तर मेमन साहब के साथ हमारी अभी तक इंशाल्लाह बातचीत चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि बैठ के तरीके से हम हर चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हल कर लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक बाकी कोई डिसेंट की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। आपने पहले भी बात की कि जी जहांगीर तरीन साहब इनको लेके आए हैं, कैंप्स हैं, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बंदा PTI में आया था, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब के थ्रू आया हो, चाहे वो किसी और के थ्रू आया हो, वो आया इमरान खान के लिए। और जो बंदा समझता है कि उसकी अपनी कोई वकार कि मैं निकलूँगा और मुझे मेरे पीछे कोई 10-15 MPs या MNAs आ जाएंगे, जावेद हाशमी साहब भी यही सोचते थे।
आप मुझे बता दें कि जावेद हाशमी किधर हैं आज, राइट। तो अगर कोई ये सोचे, चाहे जहांगीर तरीन हो चाहे कोई और हो, उसके भी हालात यही होंगे। जहाँ तक मैन साहब के हैं, वो हमारे एलाइड पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम बैठेंगे, उनकी हम इज़्ज़त करते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें देखें, एक फैमिली होती है, उसके बीच में आपने कभी कभी आप देख लेते हैं कि कभी कभी क्यूली के साथ हमारे कोई चीज़ सही नहीं होती, कभी कई दफ़ा हुआ है कि चीमा साहब नहीं आए कैबिनेट, तो ये चीज़ें एक कोलिशन गवर्नमेंट में होती हैं, तो होती भी हैं और इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगी। जो चीज़ ख़राब है, हमारे में इतनी एबिलिटी है कि हम उनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। राइट, सो यू से कि ये मामला जो है वो हल की तरफ चले जाएंगे अल्टीमेटली। बिल्कुल राइट। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इंडीड। नाज़रीन, हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से एक चीज़ खुसूसन जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, और अगर कहीं उसके अंदर इधर उधर बात हो रही होती है तो हम हुकूमत के लोगों से बैठकर सामने सवाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी अगर हुकूमत की है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी अपनी भी है, हर शख्स की, इंडिविजुअल की, कि कोरोना वायरस के होते हुए, इस वबा के होते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का जितना ख्याल रख सके उतना रखें। बिलखुसूस मास्क ज़रूर पहने, हाथ धोते रहें और एक दूसरे से 6 फुट का फासला बरकरार रखें। इसके अलावा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मसले से, इस वबा से निजात दिलाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।